काम कर रहे हैं हमने मुझे लग रहा है ये माइक चेंज करना पड़ेगा। तो उसकी कोशिश कर रहे हैं, हमने दूसरा माइक ऑर्डर किया, ये मे बी इस माइक की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमने दूसरा माइक ऑर्डर किया है, तो मे बी सॉल्व हो जाए कुछ दिनों में। तत्काल उससे काम चला हुआ है ना, एटलीस्ट साउंड आ रहा है ना। ये पहले वो साउंड वीडियो में स्मैच हो गया था, फिर उसको ठीक किया हमने, तो ये साउंड स्लो है। हाँ, तो अभी उसमें थोड़ा दिक्कत अभी ये है। अब थोड़ा दूसरा माइक ऑर्डर करते हैं, शायद उससे सॉल्व हो जाए। देखते हैं, अब नई नई चीज़ें जब एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो ये होता ही है प्रॉब्लम लाइफ में। बट क्या है, प्रॉब्लम पार्ट ऑफ द जर्नी है, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो ठीक है। तो कल हमने रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन से स्टार्ट किया था, ठीक है। तो आज इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो हमने ये डिफाइन किया था कि ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया था कि मैं जी नोटेशन यूज कर रहा हूँ सिग्मा फील्ड के लिए, आप कुछ और भी ले सकते थे। अभी दिस बी जी जी ओमेगा और जी है। तो दिस बी अ सैंपल स्पेस, सो अ फंक्शन जो है हमारा x फ्रॉम ओमेगा टू आर, this is a random variable, yeah, this is called random variable if and only if हमने ये लिखा था कि x इनवर्स माइनस इंफिनिटी टू एक्स, ये एक इंटरवल है। सो ये पूरा दिस मस्ट बिलोंग टू g फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, है ना। ये रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन हो गया। तो हेयर तो मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि इसका क्या मतलब है। ये जो सेट है x इनवर्स माइनस इंफिनिटी टू x, इसका क्या मीनिंग है। so, हमने कहा दिस इज सेम एज यू कैन राइट लाइक दिस, और इसका जी इफ एंड ओनली इफ, हाँ उसको शॉर्ट में हम लोग आई डबल एफ लिखते हैं। तो ये है इफ एंड ओनली इफ। तो ये है आपका इफ एंड ओनली इफ, और ये हो जाएगा ओमेगा बिलोंग्स टू दिस, है ना, कैपिटल ओमेगा सच दैट ये जो हमारा x ओमेगा है दैट विल बी लेस देन इक्वल टू x। तो ये इसका मतलब है, ठीक है। हमने ये कहा था ये तीनों सेम चीज है। अब एक हाँ हाँ हाँ, ये इंटरवल है। ये इस तरफ ओपन इंटरवल है, इस तरफ क्लोज इंटरवल है। तो लेफ्ट एंड माइनस इन्फिनिटी है और राइट साइड क्या है, x है। ये एक इंटरवल है जस्ट। सो मैं कल वाला जो एग्जांपल है वहीं से स्टार्ट करता हूँ, उसी को कंटिन्यू करता हूँ। तो कल जो हमने एग्जांपल लिखा था मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ। सो हमने कहा था अ कॉइन इज टॉस्ड, तो इसके करस्पॉन्डिंग ओमेगा है, हेड टेल, और सिग्मा फील्ड। अभी पहला पार्ट में सिग्मा फील्ड मैंने ये लिया था फाइव और ओमेगा, तो ये एक सिग्मा फील्ड है, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट में एक्स हमने डिफाइन किया था। सो जी हेड कॉमा टेल, जी जी। सो ये हमारे पास है ना। सो यहाँ से आ जाएगा दिस इज नंबर ऑफ हेड्स। तो ये मैंने डिफाइन किया अपने तरीके से, है ना, एक सामने डिफाइन किया कि x का मीनिंग है नंबर ऑफ हेड्स। सो अब है ना, तो वैसे तो तुम जानते ही हो कि x करस्पॉन्डिंग टू, तो इसका मतलब है x करस्पॉन्डिंग टू h। तो x नंबर ऑफ हेड्स काउंट कर रहा है, तो यहाँ वन हेड है। x करस्पॉन्डिंग टू टेल, तो x तो नंबर ऑफ हेड काउंट कर रहा है, तो ये आपका जीरो है। तो x की वैल्यू फंक्शन है ना, ईच आउटकम, तो जो रैंडम वेरिएबल का डोमेन है वो सैंपल स्पेस है, ये ओमेगा है। तो यहाँ पे समझते हैं। अब मुझे क्या करना है, मैंने पहला पार्ट में लिखा था कि चलो मेरा सिग्मा फील्ड ये है फाइव कॉमा ओमेगा, तो मैंने आपको लिख के दिखाए थे ये वाला सेट। तो इसके लिए जो x इनवर्स
जो x इनवर्स माइनस इन्फिनिटी टू x, कल की क्लास में जो लोग तुमको पता होगा आया था फाई, अगर मैं स्मॉल x चूज करता हूँ लेस देन 0, स्मॉल x कोई फिक्स्ड रियल नंबर है। यस जी जी जी, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है, ठीक है। रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है जिसका डोमेन है सैंपल स्पेस ओमेगा, मतलब सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, और ये आपका कोडोमेन है रियल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे फाई हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था, एग्जांपल डेफिनेशन में लिखाए थे, ये भी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कल। तो x अगर लेस देन 0 है तो फाई आएगा, x की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच है तो ये सेट कंटेनिंग t होगी, और x अगर मोर देन इक्वल टू 1 है तो ये पूरा ओमेगा आ गया था। तो हमने कहा अगर ये वाला सिग्मा फील्ड है तो इसके लिए ये वाला सेट जो है दिस डज नॉट, ये जो सेट आया 5 दिस, तो ये तो बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि ये जो सेट आया है दिस डज नॉट बिलोंग टू G, है ना, फॉर सम x बिलोंग्स टू R। वो सम x क्या है, ये है ना, वो मैं लिख रहा हूँ फॉर सम x बिलोंग्स टू R, दैट इज दिस वन। सो इस, हाँ तुम क्या अभी क्लास ज्वाइन किए हो क्या महीनों बाद? सो एक्चुअली तुम्हें ना अगर रिकॉर्डिंग देख लो, एक्चुअली तुम कल से ही क्लास शुरू किए हो, तो एकलव्या 2 में क्लास ज्वाइन करते हो तुम कि नहीं? 6:30 to 8 जो क्लास होती है, तो उसके तो रिकॉर्डिंग देख के कंप्लीट कर लो ना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें वो यूज़ करूंगा जो मैं पहले कवर कर चुका हूँ। मतलब अभी मैं, क्योंकि देखो हमारा क्या होता है, हम लोग जिस लेवल पे यहाँ पे, जैसे मैं अगर ये वाला पार्ट कवर कर रहा हूँ, जैसे अभी मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैंने जो भी चीज़ें इसमें कवर की हैं एटलीस्ट वो यूज़ करूंगा, है ना। तो जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे पढ़ाई है ना, तो वो मैं यहाँ यूज़ करूंगा। तो यहाँ मैं सिग्मा फील्ड, एक्चुअली ये हमारा जो इवेंट स्पेस था यही सिग्मा फील्ड था वहाँ पे, तो ये सिग्मा फील्ड में लिखा नहीं है, तो ये मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। सो जी जो है वो सिग्मा फील्ड है। तो अगर तुम्हें ये ठीक से नहीं आएगा तो ये समझ नहीं आएगा, ये समझ नहीं आएगा तो आगे तुम्हें ये समझ नहीं आएगा, तो ये सब कनेक्टेड है। कोई बच्चा सीधा अगर टेस्टिंग पे पहुंच जाए तो टेस्टिंग तुम्हें समझ ही नहीं आएगा अगर तुम्हें पहले वाली चीज़ एस्टिमेशन ठीक से नहीं पता है। एस्टिमेशन तब आएगा जब तुम्हें रैंडम वेरिएबल ठीक से पता हो। तो ये टॉपिक सारी कनेक्टेड है, मतलब यहाँ से ये तुम्हें आएगा तब जाके ये समझ आएगा, तो ये सब कनेक्टेड है, इस पे डिपेंडेंट, ये इस पे डिपेंडेंट है, आगे वाली चीजें उस पे डिपेंडेंट है, ये इस पे डिपेंडेंट है, ये उस पे डिपेंडेंट है, तो ये सारी टॉपिक कनेक्टेड है। तुम अगर पहले वाली क्लासेस तुमने मिस कर दी तो आगे तुम्हें बहुत दिक्कत होगी, दिक्कत ऐसे समझने में होगी कि जो मैं नोटेशन या जो मैं टर्म्स यूज करूंगा वो तुम्हें पता ही नहीं होगा, जब पता नहीं होगा तो समझ ही नहीं आएगा। जबकि मैथ्स पोर्शन में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस सीरीज एक अलग टॉपिक है, इसका कोई मतलब, अभी ये स्टार्ट करूंगा इसको, इससे कोई मतलब नहीं है खास, है ना, ये एक अलग रीएनालिसिस का पार्ट है, ये कैलकुलस का पार्ट है, तो यहाँ अलग चीज है। ये दोनों कनेक्टेड है थोड़ा सा, इसमें इंटीग्रल का ये दोनों थोड़ा कनेक्टेड होगा। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट को कोई मतलब नहीं है इस मैथ्स पोर्शन से, क्योंकि ये एक अलग टॉपिक हो गया, ये लीनियर अलजेब्रा का अलग पार्ट है, यहाँ ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये कनेक्टेड है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, तो सीरियल वाइज और सब कनेक्टेड टॉपिक्स हैं, तो जो पहले पढ़ेंगे वो बाद में यूज होगा। वो तुम्हें, तो अगर तुमने लेट ज्वाइन किया है या मान लो पहले ज्वाइन किए क्लास नहीं किए, तो तुम्हें पहले क्या करना है, या तो पुराना दूसरा वाला बैच उसमें कंटिन्यू कर लो क्लासेस, 6:30 to 8 वाला बैच जो चल रहा है उसमें अभी जस्ट मैंने स्टार्ट ही किया है, प्रोबेबिलिटी 2 क्लास 3 क्लास हुई है, वहाँ कंटिन्यू करो, है ना। तो पूरे साल तुम परेशान करोगे मुझे, अभी पूरे क्लास में परेशान करोगे, ये क्या है वो क्या है, ऐसे क्या वैसे क्या है। तो अगर आपने क्लासेस नहीं, जिन लोगों ने मिस किया उनको बता रहा हूँ, तो आप एकलव्य 2 में कंटिन्यू कर लो, या पुराने क्लासेस रिकॉर्डेड लेक्चर देख के कंप्लीट कर लो एटलीस्ट ये वाले पार्ट का। तो एटलीस्ट आपका जो ये वाले चीज़ें हैं इस वाले पार्ट का कंप्लीट कर लो, क्योंकि यूज़ करूँगा टोटल प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल में भी खूब यूज़ होगा, वहाँ भी टोटल प्रोबेबिलिटी यूज़ करूँगा, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए तो हम लोग तो क्या करें, यहाँ पे जी जो है वो सिग्मा फील्ड है, मतलब ये जो जी यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे ये सिग्मा फील्ड है, ओमेगा सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम है, ठीक है। सो और हमने जो ये टर्म्स यूज किए इसका मतलब ये है, जैसे ये तुम देखो एग्जांपल दे रहा हूँ, तो हमने कल ना x कोई लेस देन 0 है, मान लो -1, तुम यहाँ -1 रख के देख लो क्या क्या होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये फाई आएगा, ये सेट कंटेंट टी आएगा, ये ओमेगा आएगा। और यहाँ सिग्मा फील्ड अगर हमने ये कंसीडर किया है, तो ये सिग्मा अलजेब्रा, तो उसके रिस्पेक्ट में तो ये कह रहा है कि x इज नॉट अ रैंडम वेरिएबल। तो ये जो x मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है ना, ये वाला,
ये रैंडम वेरिएबल नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू दिस सिग्मा फील्ड, है ना। एक्स इज नॉट रैंडम वेरिएबल with respect to sample space, क्या लिखा था, ओमेगा कॉमा जी। लेकिन अगर मैं सिग्मा फील्ड चेंज कर दूं, मान लो यहाँ सिग्मा फील्ड इसके बजाय मैं दूसरा सिग्मा फील्ड कंसीडर करता हूं, अगर जैसे so if I consider sigma field as तो यहाँ G मैं अगर डिफाइन करूं तो if I consider G as पावर सेट ऑफ ओमेगा, मतलब ये जो ओमेगा है इसका पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। सो मैं एक सेट बनाऊंगा, उसके अंदर हम लोग ओमेगा के सारे सबसेट ले लेंगे, तो ये हो जाएगा फाई सेट कंटेनिंग H सेट कंटेनिंग T और ओमेगा। तो ये मेरा अब सिग्मा फील्ड है। तो ये पावर सेट है, पावर सेट जो होता है लार्जेस्ट, है ना, ये सिग्मा फील्ड होगा। तो इसके अंदर सारे सबसेट्स अवेलेबल है ओमेगा के। तो अब ये जो सेम क्वांटिटी मैं देखूंगा तो यहाँ पे जो हमारे पास आएगा x इनवर्स माइनस इन्फिनिटी टू x, जो कि सेम ही चीज आएगी फाई जब x लेस देन 0 सेट कंटेनिंग t जब x की वैल्यू 0 से 1 में होगी और ओमेगा जब आपका x मोर देन इक्वल टू 1 है। ठीक, सो अब देखो ये भी इसमें है, ये वाला भी इसमें है और ये भी इसमें है, इसके एलिमेंट है सिग्मा फील्ड का एलिमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे आप x 0 से छोटा माइनस इन्फिनिटी तक कुछ भी ले लो, सो व्हेन x लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू 0, सो आपका ये जो क्वांटिटी फाई आएगी। व्हेन यू टेक x बिटवीन 0 टू 1, तो आपका ये जो क्वांटिटी है x इनवर्स माइनस ये आएगी। जब x आप मोर देन इक्वल टू 1 लेंगे तो फाई आएगी। सो ये तीनों सेट इसमें अवेलेबल है। So this belongs to sigma field for all x belongs to R। ये नोटेशन है for all का। So यहाँ पे क्या हो रहा था, this does not belong to sigma field for some x belongs to R। इसको अगर वर्ड में लिख दूं मैं कि जैसे for all x belongs to R, ये हमारे पास। So this quantity belong to sigma field for all x belongs to R। और इसका मतलब ये हो गया therefore इस सिग्मा फील्ड के रेस्पेक्ट में ये जो x मैंने डिफाइन कर रखा है नंबर ऑफ हेड्स वो रैंडम वेरिएबल है, ठीक है ना। सो x इज अ रैंडम वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू सैंपल स्पेस, या सिग्मा फील्ड भी लिख सकते हो, सैंपल स्पेस ओमेगा कॉमा जी। सो इस वाले के लिए रैंडम वेरिएबल होगा ये। तो ये डिफरेंस यहाँ पे है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे यहाँ पे ना, जैसे ये सेट कंटेनिंग टी इसमें था ही नहीं, सो दिस इज नॉट एन इवेंट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ही नहीं निकाल पाएंगे हम, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हम सिर्फ इवेंट की निकालते हैं। तो उसके लिए उस जो हमारे पास ये सेट आ रहा है वो होना चाहिए सिग्मा फील्ड का मेंबर, तभी तो प्रोबेबिलिटी निकाल पाएंगे। और अभी बाद में पता चलेगा ना, जैसे तुम अभी जानते हो तुम लोग, मैं अगर इस पे प्रोबेबिलिटी ऑपरेट कर दूं, मैं यहाँ पे लिख दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, तो यही जाके सीडीएफ बन जाता है ना। तो यही चीज बाद में जाके सीडीएफ बन जाएगी। सो इसी की प्रोबेबिलिटी एक्चुअली सीडीएफ हो जाती है। सो फिर सीडीएफ हर पॉइंट पे डिफाइन होना चाहिए, क्योंकि सीडीएफ एक फंक्शन है जिसका डोमेन होता है पूरा रियल नंबर, तो सीडीएफ पूरे रियल नंबर पे डिफाइन होने चाहिए, ये चीज है। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, देखो एक दो और एग्जांपल मैं कंसीडर करता हूँ, तो आप डिसाइड करो। तो ये कई बार चेक करने के लिए आ जाता है, जैसे मैं एक क्वेश्चन गेट 2023 में एक क्वेश्चन आ गया था, जैसे यहाँ पे अगर तुम देखो गेट 2023 का एक क्वेश्चन है जिसमें ये पूछ लिया था, वहां पे
ग्राफ से कौन सा रैंडम वेरिएबल होगा और कौन सा नहीं होगा। जैसे ये सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो तो बस यही डिसाइड करना है कौन सा रैंडम वेरिएबल है कौन सा नहीं है। विथ रिस्पेक्ट टू सिग्मा फील्ड बात कर रहा है ये। तो वेरिएबल है तो तो आपको बताना है कौन सा रैंडम वेरिएबल होगा, एक्स या वाई में से डिसाइड करना है कौन सा है कौन सा नहीं है। देखो ठीक है, बाकी लोग चेक करो। सिंपल मतलब डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो है ना, वो देखना है कि ठीक है। तो इसमें क्या है सिंपल, हमें डेफिनेशन देखना है। इसमें बोला गया है कि कंसीडर द प्रोबेबिलिटी स्पेस। अच्छा यहाँ प्रोबेबिलिटी स्पेस वर्ड यूज कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी स्पेस में पी भी आ जाता है ना, यहाँ पे इन्होंने पी भी यूज किया है। और जैसे हम सैंपल स्पेस बोलेंगे तो पी नहीं आएगा। प्रोबेबिलिटी स्पेस ये ट्रिपलेट है, उस ट्रिपलेट को हम प्रोबेबिलिटी स्पेस बोलते हैं। ये जस्ट एक डेफिनेशन है। तो उन्होंने कहा कंसीडर द प्रोबेबिलिटी स्पेस, दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी स्पेस। एंड यहाँ पे सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम 0 से 2 है। ये जी यहाँ सिग्मा फील्ड है, तो सिग्मा फील्ड इन्होंने दिया है 5 ओमेगा 01 है ना। तो ये कुछ ऐसा है 5 ओमेगा, ये ए है, ये ए कॉम्प्लीमेंट टाइप का समझ लो। अब आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे एक्स वाई बी टू फंक्शन, देखो एक्स वाई रैंडम वेरिएबल नहीं बोला है अभी, क्या बोला है एक्स वाई बी टू फंक्शंस ऑन ओमेगा। सो एक्स एक फंक्शन है ओमेगा टू आर, वाई एक फंक्शन है ओमेगा टू आर, ठीक है ना। सो एक्स और वाई दोनों फंक्शन है ओमेगा टू आर। और अब आपसे बोल रहा है कि सो एक्स एंड वाई आर फंक्शन फ्रॉम ओमेगा टू आर, एंड इस तरह से डिफाइंड है। एक्स की वैल्यू 1 होगी अगर ओमेगा ये होगा, एक्स की वैल्यू 2 होगी अगर ओमेगा ये होगा। यहाँ बोल रहा है कि y की वैल्यू 2 है इफ ओमेगा इज दिस, y की वैल्यू 3 है इफ ओमेगा इज दिस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। x रैंडम वेरिएबल है विद रिस्पेक्ट टू g, जो सिग्मा फील्ड डिफाइन किया है, एंड y इज नॉट अ रैंडम वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू g। और ऐसे चार ऑप्शन है कि x y आर बोथ रैंडम वेरिएबल, x इज नॉट, y इज नाइदर ऑफ देम। तो इस तरह से चार है। सो यहाँ आप क्या करोगे, इफ यू जैसे हम लोग कंसिडर करते हैं ना, सो इसको मैं प्रॉपर जैसे मैं बाकी क्वेश्चन करके दिखाया उस तरह करके दिखाता हूँ। जैसे मैं लिखे थे ना कि तो यहाँ x का सपोर्ट क्या है, x का जो सपोर्ट है वो 1, मतलब सपोर्ट इन द सेंस x का रेंज क्या है। सो x की पॉसिबल वैल्यू यहाँ 1 या 2 है जस्ट, y की पॉसिबल वैल्यू क्या है 2 या 3। सो ऐसे समझ सकते हो आप x करस्पॉन्डिंग टू 0 1, ये जो 0 1 इवेंट है ये, या मैं ऐसा बोलूँ कि है ना, इन्होंने कैसा लिखा है, जो इन्होंने लिखने की कोशिश की है इन्होंने ऐसा लिखा है कि x ओमेगा इज 1 इफ ओमेगा इज 0 1, यही है। x ओमेगा इज 2 इफ ओमेगा इज 1 2, यही हो जाएगा। फिर y ओमेगा जो होगा दिस इज 2 इफ ओमेगा इज 0 to 1.5, और y at omega is 3 if omega is 1.5 to 2। so ये हमें एक्चुअली क्वेश्चन गिवन है, ठीक है ना। तो ये तो क्वेश्चन ही था। हम लोग क्या चेक करते हैं रैंडम वेरिएबल के लिए, हम लोग चेक करते हैं x इनवर्स माइनस इंफिनिटी टू x,
अब यहाँ x की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, 1 या 2 है, तो ये कैसे ब्रेक होगा, तो सिंपल 3 पार्ट में ब्रेक होगा, x लेस देन 1, x मोर देन इक्वल टू 1, लेस देन 2, x मोर देन इक्वल टू 2। जो उसके पॉसिबल वैल्यू है, सपोर्ट है या रेंज है रैंडम वेरिएबल का, उस पर ब्रेक करेंगे हम लोग। तो जब x लेस है ना, यहाँ पे अगर आप करेंगे, सो x लेस देन 1 है, सो जब x लेस देन 1 होगा तो ओमेगा की है ना, यहाँ मैं क्या करता हूँ, तो आपको याद होगा ये मैं क्या लिख रहा था, ओमेगा बिलोंग्स टू कैपिटल ओमेगा, जहाँ पे x ओमेगा लेस देन इक्वल टू x है, इसका मीनिंग तो यही है। सो सिंपली अगर आप इसको लिखेंगे, सो जब x मान लो मैंने 0 ले लिया एग्जांपल के लिए, x लेस देन मैंने 0 ले लिया, तो 0 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, x लेस देन 0, तो x की कोई वैल्यू 0 तो हो ही नहीं रही है, तो ओमेगा कुछ है ही नहीं, तो ये एम्प्टी सेट है। फिर जब आप x की वैल्यू 1 और 2 के बीच फिक्स करेंगे, एग्जांपल के लिए 1.5, तो यहाँ मैं स्मॉल x को 1.5 रखूंगा, तो इसका मतलब कैपिटल x लेस देन 1.5, लेस देन इक्वल टू 1.5, तो x बराबर 1 वाली वैल्यू सेटिस्फाई करेगी उसको, तो 1 वाली x1 कब है, जब ओमेगा ये है, तो ये पूरा सेट आ जाएगा आपका 0,1, ये पूरा सेट आ जाएगा। एंड सिमिलरली x मोर देन इक्वल टू 2 है, तो मैं x को मान लो 3 फिक्स कर दिया, स्मॉल x, सो स्मॉल x को 3 फिक्स करेंगे, तो कैपिटल x लेस देन इक्वल टू 3, तो x की दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी, और दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी तो x1 और 2 दोनों सेटिस्फाई कर जाएगी, सो दिस यूनियन दिस दोनों आ जाएगा ना, इसका यूनियन ले लेंगे, तो यूनियन लेंगे मतलब पूरा ओमेगा आ गया, तो ये आपका अब होना क्या चाहिए, दिस सेट शुड बिलोंग टू सिग्मा फील्ड, दिस सेट शुड आल्सो बिलोंग टू सिग्मा फील्ड, एंड दिस सेट शुड आल्सो बिलोंग टू सिग्मा फील्ड, वो बिलोंग कर रहा, आप चेक कर सकते हैं। तो ये जो क्वांटिटी है जो हमने लिखा है यहाँ पे, सो यहाँ से ये जो x इनवर्स माइनस इंफिनिटी टू x बिलोंग्स टू सिग्मा फील्ड G फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, देयरफॉर x इज अ रैंडम वेरिएबल, तो जिसमें प्रूफ कर रहा हूँ बाय डेफिनेशन, तो यहाँ से ये समझ आ गया कि x एक्चुअली में रैंडम वेरिएबल है। अब मैं अगर y के लिए बात करूँ, तो सेम थिंग मैं यहाँ करूँगा, y इनवर्स माइनस इंफिनिटी टू y, ये कैलकुलेट करते हैं, देखो, सो y इनवर्स माइनस इंफिनिटी टू y, तो y की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, 2 और 3, तो यहाँ भी 3 पार्ट में ब्रेक होगा, y लेस देन 2, y मोर देन इक्वल टू 2 लेस देन, है ना, सो y मोर देन इक्वल टू 2 लेस देन 3, y मोर देन इक्वल टू 3, यही होगा, सो ये हमारे पास है। अब जब y लेस देन 2 है, तो y जब लेस देन 2, मान लो स्मॉल y कोई फिक्स नंबर है, दैट आई टेक 1 मान लो फॉर एग्जांपल 1 के लिए, तो यहाँ वही चीज है कि स्मॉल ओमेगा बिलोंग्स टू कैपिटल ओमेगा सच दैट कि y ऑफ ओमेगा शुड बी लेस देन इक्वल टू स्मॉल y मेरा 1 है, तो y लेस देन 1, तो y की कोई वैल्यू सेटिस्फाई करेगी नहीं इसको, मतलब 2 और 3 है y, तो कोई y नहीं आएगा, यहाँ एम्प्टी सेट आएगा, सो देयर इज नो सच ओमेगा। फिर 2 और 3 के बीच फिक्स करोगे, एग्जांपल ये 2.5 ले लो, तो यहाँ मैं 2.5 रखूंगा, तो कैपिटल Y लेस देन 2.5, लेस देन और इक्वल 2.5, तो Y की वैल्यू 2 जो है वो सेटिस्फाई करेगी, तो उसके करस्पॉन्डिंग ओमेगा मेरा ये मिलेगा। इनवर्स इमेज ले रहे, एक्चुअली क्या होता है, इनवर्स इमेज है कि A सेट का इमेज B है, तो B का इनवर्स इमेज A है, तो हम लोग इनवर्स इमेज ले रहे हैं यहाँ पे, तो ये वाला सेट आएगा, सो दैट विल बी 0,1.5 क्या आएगा, और y मोर देन इक्वल टू 3, मान लो 4 दे लिया, तो 4 रखेंगे यहाँ पे, y लेस देन इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू 2 3 दोनों सेटिस्फाई करेगी, तो इन दोनों का यूनियन आ जाएगा, दोनों सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका यूनियन ले लेंगे, तो ये पूरा ओमेगा ही आ जाएगा, तो ये ओमेगा आ जाएगा। अब आपको देखना है दिस सेट बिलोंग टू सिग्मा फील्ड, दिस सेट शुड बिलोंग टू सिग्मा फील्ड, दिस बिलोंग्स टू सिग्मा फील्ड, बट ये वाला बिलोंग नहीं कर रहा है सिग्मा फील्ड में, है ना, आपने देखा है कि सिग्मा फील्ड क्या है। सो नाउ ये जो सेट है हमारे पास कि ये दिस सेट डज नॉट बिलोंग टू सिग्मा फील्ड, सो यहाँ से ये बोलना चाह रहा हूँ कि y इनवर्स माइनस इंफिनिटी टू y, एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन देख के ही समझ आ रहा है, 0 to 1.5 और 0 to 1, है ना, तो वो देख के ही समझ आ रहा है कि क्या होगा, बट मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे दिस डज नॉट बिलोंग टू सिग्मा फील्ड फॉर सम, ऑल नहीं लिखना है यहाँ पे, फॉर सम y बिलोंग्स टू r, कुछ ऐसे स्मॉल y की वैल्यू है जिसके लिए ये उसमें नहीं है, यहाँ था फॉर ऑल के लिए बिलोंग करना चाहिए, तो इसीलिए x रैंडम वेरिएबल है, x इज रैंडम वेरिएबल बट y इज नॉट रैंडम वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू, या तो बोल दो सिग्मा फील्ड, है ना, सिग्मा फील्ड G,
ये हो गया। तो इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, देखो। ठीक है भाई, तो ये सिंपल पूछ लेते हैं ना, जैम में ही पूछा जा सकता है। जैसे इस बार अलजेब्रा वाला क्वेश्चन जैम में आ गया। अलजेब्रा मतलब वो सिग्मा अलजेब्रा का हो। सो उस पे तो वैसे ही पूछे जा सकते हैं, तो आपको समझना है कि होता क्या है। तो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे रैंडम वेरिएबल होता क्या है ना। ये डेफिनेशन था रैंडम वेरिएबल की, डेफिनेशन क्या है। तो ये डेफिनेशन था, हमने एक एग्जांपल जस्ट देखा है। आप और एग्जांपल बना सकते हो, तो मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ जस्ट आपके समझ के लिए। तो लेट या सिंपल मैं ऐसे करूँ कि अ पेयर ऑफ कॉइन कर देता हूँ। चलो तो इसमें हमने एक कॉइन के पेयर को टॉस किया, तो ओमेगा हमें पता है कि क्या होगा। सो ओमेगा हमारे पास ये ओमेगा है। मैं एक्स डिफाइन करता हूँ नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन, तो आप निकाल लेंगे ना। सो एक्स क्या करेगा, ईच आउटकम ऑफ ओमेगा को किसी न किसी रियल नंबर के साथ मैप करेगा। तो पहले आप वो डिसाइड करेंगे कि जो भी सैंपल स्पेस के आउटकम्स हैं वो रैंडम वेरिएबल के लिए कहाँ पे मैप होगा। मतलब है ना, एच एच जैसे यहाँ टू पे टेल्स दिया हूँ, एच एच का इमेज 0 हो जाएगा, एच टी का इमेज 1, टी एच का इमेज 1, टी टी का इमेज 2 हो जाएगा। तो नंबर के साथ मैप कर देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, पूछ ये रहा हूँ, देन x is a random variable with respect to sigma field। और आपको सेलेक्ट करना है ना, फॉलोइंग सिग्मा फील्ड। ऑप्शंस ए है, जैसे मैं सिंपली लिख दूं फाई कॉमा ओमेगा। ऑप्शन बी हो गया जी, मैं आपको ले लेता हूँ फाई और चेक करो क्या होगा। सो मैं एक काम करता हूँ, सिंपली यहाँ तत्काल में टी टी कर देता हूँ। इसमें आएगा ये पावर सेट आ जाएगा क्या, एच टी टी एच कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, इसमें 2 मिनट और आएंगे। तो एच एच इसका हो जाएगा एच एच टी टी एंड देन हो जाएगा ओमेगा, है ना। तो ये एक सिग्मा फील्ड हो गया। और डी ऑप्शन है, जी इज सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ओमेगा, मतलब पावर सेट ऑफ ओमेगा। सो मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। सो आपको डिसाइड ये करना है कि इन 4 सिग्मा फील्ड मैंने लिखे हैं ऑप्शंस में,
इन 4 सिग्मा फील्ड में से which of the following are the suitable sigma field with respect to which x will be a random variable. ठीक है, डिसाइड करके बताइए. ओके, सी और डी. बाकी लोग देखिए. हम बी सी डी. ओके, लिख के देख लो पहले, है ना. यस सर, बी सी और ओके. सी एंड डी. चलिए डिसाइड करते हैं. तो पिछले क्वेश्चन की तरह, जैसे अभी है ना गेट में जो क्वेश्चन आया था वैसे ही है, ये सिमिलर क्वेश्चन है. सो हमें क्या करना है. हमें एक एक्सपेरिमेंट दिया, उसका सैंपल स्पेस गिवन है और एक x फंक्शन डिफाइंड है. हमें पहले क्या करना है. वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x करस्पॉन्डिंग टू ईच आउटकम. ठीक है, ये नंबर ऑफ टेल्स लिया है हमने. अब यहाँ पे क्या करना है, 0 1 1 2, ये तो पॉसिबल, तो x की पॉसिबल वैल्यू 0 1 1 2 है, मतलब 0 1 2 रेंज हो गया इसका, है ना. जैसे कई बार रेंज पूछता है, रेंज ऑफ x, तो वो आपका 0 1 2. अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे हमें चेक करना होगा. तो इससे ये पता चलता है, ये क्यों फाइंड करते हैं, इससे ये पता चलता है कि जो x हमारा फंक्शन है रैंडम वेरिएबल, दैट मैप each outcome of sample space to a unique real number या to a real number. अगर ऐसा होता कि x की वैल्यू नॉट डिफाइंड आ जाती किसी आउटकम पे, तो फंक्शन ही नहीं होता फिर, क्योंकि फंक्शन होने के लिए जरूरी है कि डोमेन के ईच पॉइंट को वो किसी रियल नंबर के साथ मैप करे. ठीक है, तो वहाँ मतलब डोमेन के हर पॉइंट पे डिफाइंड हो. फंक्शन होने के लिए जरूरी है कि वो फंक्शन डोमेन के ईच पॉइंट पे जो इमेज आ रही है वो कोई रियल नंबर होने चाहिए, नॉट डिफाइंड नहीं आनी चाहिए. अगर डोमेन के किसी पॉइंट पे फंक्शन नॉट डिफाइंड आ गया तो फंक्शन नहीं है इसका मतलब, या फिर डोमेन गलत है ना. तो इससे इससे ये पता चलता है कि x इज अ फंक्शन फ्रॉम ओमेगा टू r. इससे ये पता चलता है कि हमने ये अभी चेक किया कि x इज एक्चुअली ओमेगा टू r, इससे ये पता चला. अब मुझे अगला कंडीशन चेक करना होगा. तो नेक्स्ट कंडीशन इज x इनवर्स माइनस इन्फिनिटी टू x. ये अब यहाँ पे सपोर्ट में 0 1 2 तीन नंबर है, तो यहाँ जो इंटरवल्स बनेंगे वो ऐसा बनेगा कि x, और यही आइडिया रहेगा CDF लिखने के लिए. अगला अगला जो अगला टॉपिक में पढ़ाऊंगा CDF, क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. तो CDF भी कई लोगों को लिखने में बहुत दिक्कत होती है. उसका भी आइडिया सेम रहेगा जैसे मैं ये क्वांटिटी लिख रहा हूँ, क्योंकि इसी की प्रोबेबिलिटी CDF होगी. इसी पे P लगा दो बाहर, प्रोबेबिलिटी तो CDF बन जाएगी. तो ये भी लिखने का तरीका यही रहता है कि सपोर्ट में 0 1 2 है, तो लेस देन 0, मोर देन इक्वल टू 0, लेस देन 1, मोर देन इक्वल टू 1, लेस देन 2, फिर मोर देन इक्वल टू 2, लेस देन इन्फिनिटी. तो ये लिखने के बजाय हम लोग ऐसा लिख देते हैं, ये भी ओके है. सो दिस इज आल्सो फाइन. ऐसा लिख सकते हैं x मोर देन इक्वल टू 2, यहाँ लिख सकते हो ऐसा. सो x माइनस इन्फिनिटी 0 इस तरह से है. अब इस केस में आपको डिसाइड करना होता है कि ये वाली सेट किसके कहलाएगी. तो ये सेट है दोज एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस फॉर विच x इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल x. अब सैंपल स्पेस के वो आउटकम्स जो इसको सेटिस्फाई करे. तो हमने यहाँ x फिक्स किया हुआ लेस देन 0, फॉर एग्जांपल -1 वी कैन कंसीडर. सो इफ वी टेक x एज -1, तो x की कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी. सो हमने x को अगर -1 रखा, तो x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई, कैपिटल X लेस देन -1. तो ये एम्प्टी सेट होगा. तो
तो ये पहला एम्प्टी और लास्ट हमेशा ओमेगा होगा, सो ये रहेगा। और जब आपने x 0 1 के बीच फिक्स किया 0.5 टाइप का, सो 0.5 अगर फिक्स करेंगे तो कैपिटल X लेस देन 0.5, तो x बराबर 0 वाली सेटिस्फाई करेगी। तो x बराबर 0 के करस्पॉन्डिंग आउटकम क्या था सैंपल स्पेस में, सो दैट वाज HH। ठीक, व्हेन वी फिक्स स्मॉल x बिटवीन 1 एंड 2 1.5 फॉर एग्जांपल, सो 1.5 स्मॉल x रखेंगे, कैपिटल X लेस देन इक्वल टू 1.5, सो x की वैल्यू 0 और 1 है, दोनों इसको सेटिस्फाई करेगी। तो 0 और 1 सेटिस्फाई करेगी, तो देखना है 0 और 1 को मैप करने वाला आउटकम कौन कौन सा था, उसका यूनियन ले लेंगे, तो एक साथ लिख देंगे उसको। सो 0 और 1 पे मैप करने वाला आउटकम था HH HT TH, तो यहाँ आ जाएगा HH HT TH। तो ठीक है, तो ये आएगा HH HT TH, ये आ गया। और जब x की वैल्यू 2 से इंफिनिटी में है जी, हाँ, जैसे मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे क्या है, स्मॉल x कोई फिक्स रियल नंबर, यहाँ हम रेंज दे रहे हैं, किस बीच की कोई भी वैल्यू चूज करोगे तो आंसर कॉमन आएगा। तो जैसे HH कैसे आया, हमने कहा x क्या है 0 और 1 के बीच नंबर है, तो मान लो 0.5 है, तो मैं अलग से हाँ, अच्छा इसमें HH कैसे आया, अच्छा तो ठीक है, तो मैं अगर यहाँ 1 से 2 के बीच का कोई नंबर सेलेक्ट करता हूँ, मान लो 1.5 ले लेता हूँ, तो मैं अलग से कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। माइनस इन्फिनिटी से 3/2, 3/2 जो नंबर है वो 1 और 2 के बीच है ना, जो 3/2 हमारा नंबर है 1.5 वो 1 2 के बीच, हमने स्मॉल x को यहाँ स्मॉल x के प्लेस पे मैंने इस बीच का एक नंबर चूज किया 3/2, तो ये कुमुलेटिव है एक्चुअली, ये इसमें इंक्लूड होगा, ये इसमें इंक्लूड होगा, ये इसमें इंक्लूड होगा, तो ये इंक्लूड होगा, चला सेम CDF में होता है, ये वाली प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा ये आएगी, उससे ज़्यादा ये आएगी, उससे ज़्यादा ये आएगी, सेम वाला तरीका यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका मतलब है वैसा आउटकम सैंपल स्पेस का जिसके लिए x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3/2 हो जाए। अब तुम सोचो कैपिटल X की जो वैल्यू आपका रेंज 0 1 2 आया था, सो कौन कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, कैपिटल X की कौन कौन सी वैल्यूज है जो सेटिस्फाई करेगी इस कंडीशन को, x लेस देन इक्वल टू 3/2, मतलब x लेस देन इक्वल टू 1.5 आ गया ना। तो बताओ भाई जिनको डाउट है। लेकिन सर मतलब जैसे आपने लिखा जैसे x अरे एक बोलो, हाँ एक बोलो समझ आएगा। हाँ बोलो, तुम बोलो यहाँ 1 से 2 है। अरे देखो तुम लोगों को समझने में कहाँ दिक्कत हो रही है, यहाँ स्मॉल x 1 से 2 में फिक्स किया हुआ है, कैपिटल X को हमने फिक्स नहीं किया हुआ है, कैपिटल X और स्मॉल x में अभी कोई रिलेशन नहीं है, मतलब यहाँ पे स्मॉल x वी आर फ्री टू चूज एनी रियल नंबर, उसको कैपिटल X से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ स्मॉल x 1 और 2 के बीच हम फिक्स कर रहे हैं, कैपिटल X को हम फिक्स नहीं कर रहे हैं। तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कैपिटल X यहाँ 0 हो गया, तो हमें कैपिटल X इसके हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं, x हम जो भी चूज करेंगे कैपिटल X उससे छोटे होने चाहिए, ये यहाँ पे समझना है बस। तो जैसे आपको ये लग रहा है कि x तो मैंने 1 से 2 के भी चूज किया है, तो कैपिटल X 0 वाला कैसे आ गया, वो इसलिए आ गया क्योंकि कैपिटल X स्मॉल x से छोटा होना चाहिए। तो जब मैंने x आपने 1 और 2 के बीच का चूज किया है, जैसे 1.5 चूज किया है, तो कैपिटल X 0 भी तो हो सकता है, यहाँ पे 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, तो यहाँ कंडीशन ये लेस देन इक्वल टू की वजह से ऐसा हो रहा है। जैसे x हमने जब 0 और 1 के बीच लिया था 0.5, तो बस 0 वाला यहाँ पे कैपिटल X पॉसिबल हुआ था। जब मैं x 1 और 2 के बीच लूंगा तो कैपिटल X मेरा 0 या 1 दोनों हो सकता है। जब मैं x 2 और 3 के बीच लूंगा तो x की वैल्यू 0 1 2 तीनों आएगी, इसलिए इसका नाम कुमुलेटिव बाद में आता है ना, समझ आ रहा है। तो हमने कैपिटल X को फिक्स नहीं किया है, यहाँ हमने स्मॉल x को फिक्स किया हुआ है, कैपिटल X को फिक्स नहीं किया हुआ है। कैपिटल X इसके हिसाब से डिसाइड होगा, ठीक है ना, इसके हिसाब से कैपिटल X डिसाइड होगा। सो कैपिटल X अब डिसाइड करना है मुझे कि क्या होनी चाहिए, सो वी हैव जस्ट फिक्स स्मॉल x नॉट कैपिटल X, ठीक है। सो ये एक फंक्शन का डोमेन टाइप का समझ सकते हो, तो उसके हिसाब से अब यहाँ पे तुम देखो
तो मुझे यहाँ कैपिटल एक्स सोचना है क्या क्या हो सकता है. सो यहाँ आप ये देख रहे हो ओमेगा बिलोंग्स टू कैपिटल ओमेगा, कैपिटल एक्स में भी 0 और 1. 2 वाला ट्रू नहीं होगा क्योंकि x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 3/2 छोटी तो होगी नहीं, तो यहाँ 0 1 वाला दोनों पॉसिबल है. अब आपको देखना है ऐसा सैंपल स्पेस में कौन कौन सा आउटकम है जिसके करस्पॉन्डिंग कैपिटल एक्स की वैल्यू 0 या 1 है. तो 0 वाला एच एच था, 1 वाला एच एच और एच टी है, इसलिए हमने ये लिखा है. ठीक है भाई, तो तुम्हें ये समझना है कि इसका मीनिंग क्या है. सो कैपिटल एक्स यहाँ से डिसाइड हो रहा है और स्मॉल एक्स यहाँ से डिसाइड हो रहा है. ठीक है ना. सो स्मॉल एक्स एंड कैपिटल एक्स टू डिफरेंट थिंग. पहले हमने स्मॉल एक्स फिक्स किया, उसके हिसाब से यहाँ कैपिटल एक्स डिसाइड कर रहे हैं ना, डायरेक्टली वो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है. ठीक है भाई, दिया और हर्षित फाइन है. हाँ, तो इस तरीके से अब जैसे अगले स्टेप में ही देख लो. अगले स्टेप पे मैंने x कहा 2 से इन्फिनिटी के बीच कुछ भी चूज कर लो तुम. तो मैं मान लो x को 10 ले लेता हूँ एग्जांपल के लिए. तो अगर मैं x को 10 पुट करूंगा, यहाँ x को 10 पुट करूंगा, तो अब मुझे देखना पड़ेगा कि कैपिटल x लेस देन और इक्वल टू 10 उसको कौन कौन सी x की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी. तो यहाँ x तो 0 1 2 तीनों आ जाएगी. सो x की वैल्यू 0 या 1 या 2 जो भी रेंज में वैल्यू है, रेंज में जितनी वैल्यू है सब सेटिस्फाई कर रही है इसको. तो x की वैल्यू 0 1 2 तीनों आ जाएगी और x 0 1 2 तीनों आ जाएगी. उसके करस्पॉन्डिंग सैंपल स्पेस में आउटकम्स क्या क्या है, तो एच 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 टी टी एच टी टी सब आ जाएगी. तो यहाँ पे हमारे पास पूरा सैंपल स्पेस आ गया. अब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये रैंडम वेरिएबल होने के लिए ये जो सेट्स आए हैं दैट शुड बिलोंग टू सिग्मा फील्ड. तो ये चारों किस सिग्मा फील्ड में है ये देखना जरूरी है. देखो, तो यहाँ मैंने टी कर रखा है, तो इसीलिए ये आंसर करेक्ट नहीं होगा बी वाला. ठीक है ना, यहाँ एच एच नहीं है, और अगर एच एच लिखता तो सिग्मा फील्ड ही नहीं होता, क्योंकि सिग्मा फील्ड होने के लिए कॉम्प्लीमेंट भी होने चाहिए. तो ये सिग्मा फील्ड नहीं होता. तो अभी सिग्मा फील्ड है ये, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में रैंडम वेरिएबल नहीं होगा बिकॉज ये वाला सेट इसमें नहीं है बी में. सो ए में ये चारों सेट नहीं है, बी में भी ये चारों सेट नहीं है, सी में है, डी में है, तो सी डी करेक्ट है. ठीक है, तो ये था चेक करना कि रैंडम वेरिएबल है कि नहीं. अभी आगे मैं क्या करूंगा, इसी में आपको अगला स्टेप होगा कि फाइंड द सीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल x. तब भी सीडीएफ में यही चीज करेंगे. अब यहाँ सेट लिखने के बजाय हम प्रोबेबिलिटी लिखेंगे. तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4, इसकी प्रोबेबिलिटी 1. तो आप कहीं भी सीडीएफ देखते होगे ऐसे लिखा रहता है 0 1/4 3/4 1. तो ये सीडीएफ इसी तरीके से लिखते हैं और यही चीज सीडीएफ में भी लिखी रहती है इस तरह से आप देखते होंगे बुक में. ठीक है, चलिए तो अभी क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं. तो ये अभी था कि रैंडम वेरिएबल चेक करने के लिए ना, यहाँ पे 3 ही वैल्यू है. अगर मान लो रैंडम वेरिएबल में 0 से लेके, जैसे मैं अगला लिख के दिखाऊं आपको, एक और क्वेश्चन देखो. सो अ पेयर ऑफ डाइस, या डाइस समझ लो ना, तो भी डाइस डाइस. सो आर रोल्ड, हमने रोल किया, तो इसका जो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम है 1 1 1 2 से लेके आपके ये चलेंगे 6 6 तक. ठीक है, तो ये आपका सैंपल स्पेस है, ये 6 6 तक आएगा. अब आप क्या करेंगे कि x मैंने डिफाइन किया, सम ऑफ आउटकम्स ऑब्टेन्ड, ये है मेरे पास. तो अब क्या करेंगे यहाँ पे हमारे पास कि मैं यहाँ पे सिग्मा फील्ड आपको डिफाइन करता हूँ. फिर से मैं पूछूंगा कि x इज अ रैंडम वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्मा फील्ड, है ना. सो तो यहाँ लगे लिखना बड़ा मुश्किल काम होगा क्योंकि बहुत सारे वो आज मैं जैसे एज ए एग्जांपल में सॉल्व ही कर देता हूँ क्वेश्चन पूछने के बजाय. देखो, तो होगा कि हमें सिग्मा फील्ड ऐसे बनाना पड़ेगा जो सेटिस्फाई करे इसको. तो x करस्पॉन्डिंग टू 1 1 2 आ जाएगी, x करस्पॉन्डिंग टू 1 2 3 आ जाएगी, ऐसे ही चलता रहेगा. x करस्पॉन्डिंग टू लास्ट आउटकम 6 6 है, उसके करस्पॉन्डिंग 12 आ जाएगी. सो रेंज ऑफ x यहाँ हम लिखेंगे रैंडम वेरिएबल का रेंज है ना. रेंज वही है जो फंक्शन का रेंज लिखते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ फंक्शन. यहाँ x एक फंक्शन है. सो रेंज ऑफ x यहाँ पे कि क्या क्या वैल्यू x अटेन कर सकती है. So that is the
2 से 12 तक। अब ये पॉसिबल वैल्यूज है आपके फंक्शन के रेंज की। नाउ अब अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूं कि जैसे x इनवर्स माइनस इन्फिनिटी टू x, सो इसमें अब क्या होगा, यहाँ बहुत सारे केसेस बनेंगे है ना। तो x की पॉजिटिव 2 से 12 तक है, तो एक होगा x लेस देन 2, एक होगा x मोर देन इक्वल टू 2 लेस देन 3, फिर मोर देन इक्वल टू 3 लेस देन 4, मोर देन इक्वल टू 4 लेस देन 5, और इस तरीके चलता रहेगा, लास्ट होगा मोर देन इक्वल टू 12 वाला, है ना। इस तरह से आएगा। तो यहाँ लिखता हूँ, है ना, इसमें लिखता हूँ, तो इसमें क्या होगा कि अब x लेस देन 2 है जैसे, तो x की वैल्यू लेस देन 2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं, है ना। सो वी हैव टू सेलेक्ट दोज आउटकम फ्रॉम सैंपल स्पेस। सो हमें सैंपल स्पेस से वैसे आउटकम सेलेक्ट करने होंगे जिसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू लेस देन इक्वल टू x होगी, तो ये आ जाएगी। तो आप देखिए क्या क्या हो सकती है। तो ये तो x छोटी x है ना, अगर मैं 2 से छोटी वैल्यू लेंगे तो कैपिटल X की वैल्यू 2 से कम तो पॉसिबल ही नहीं है रेंज में, तो 5 आ जाएगा। अगर हम 2 और 3 के बीच नंबर लेते हैं, स्मॉल x फिक्स करते हैं, मान लो 2.5 इस तरह से, सो कैपिटल X की वैल्यू 2 वाली सेटिस्फाई हो जाएगी। अब आपको देखना होगा कि कैपिटल X की वैल्यू 2 सैंपल स्पेस के कौन कौन से आउटकम्स हैं जिसके करस्पॉन्डिंग 2 आ रही है, तो उसमें आपके पास आपको पता होगा जैसे 1 1 हो गया, एक ही आएगा ना, अभी तो 1 1 ही आएगा। फिर आगे 3 से 4 है, सो x की वैल्यू 3 से 4 के बीच है, तो x मैंने 3.5 लिया, तो कैपिटल X लेस देन 3.5, तो अब कैपिटल X की वैल्यू 2 और 3 दोनों यहाँ सेटिस्फाई करेगी, 2 और 3 दोनों, है ना। तो ये सब इंक्लूड होता रहेगा, ये वाला यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ऐसे करके लास्ट में एम्प्टी सेट से शुरू होता है और सैंपल स्पेस तक जाता है, और ये सब एक दूसरे के सबसेट होते हैं, ये इसका सबसेट, वो उसका सबसेट, वो उसका सबसेट, ऐसे करके इंक्लूड होता चला जाएगा। तो 3 से 4 में जाएंगे तो x की वैल्यू 2 और 3 वाली सेटिस्फाई करेगी, सो 2 पे 1 1 था, 3 होने के लिए 1 2 और 2 1 आ जाएगा, ये सेट हो गया। अब ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, एंड में पूरा सैंपल स्पेस आ जाएगा। अब सिग्मा फील्ड जो लिखोगे इनमें ये सब एलिमेंट होने चाहिए, है ना। तो वैसा अभी के लिए मैं बस बोल देता हूँ कि सिग्मा फील्ड मैंने ले लिया पावर सेट, सो पावर सेट ऑफ ओमेगा ऐसा ले लिया, तो उसमें ये होगा कि x इनवर्स माइनस इन्फिनिटी टू x will belong to sigma field for all x belongs to R, and therefore x is a random variable with respect to sigma field G, ये समझ लो। तो वैसा है ना, इस तरह बनाने पड़ेंगे, बहुत टाइम लगता है लिखने में क्योंकि यही बहुत सारे एलिमेंट है ना, तो एटलीस्ट 16 एलिमेंट लिखना पड़ेगा मुझे सिग्मा फील्ड में, तभी जाकर, क्योंकि ये 10 11 सेट तो यही पे है ना, ये है 12 सेट्स तो यही है, बाकी सिग्मा फील्ड में कम से कम, है ना, सिग्मा फील्ड या तो 2 एलिमेंट होंगे या 4 होगा या 8 होगा या 16 होगा, तो एटलीस्ट 16 एलिमेंट सिग्मा फील्ड में होने ही चाहिए, तभी जाके ये रैंडम वेरिएबल हो पाएगा। अब वो भी सिग्मा फील्ड में 16 एलिमेंट वो होने चाहिए जो ये 12 को कंटेन करता हो, तब जाके होगा। तो वो लिखना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, समझाने के लिए बता दिया, ठीक है ना। सो इस तरह से अगर कभी चेक करना हो कि रैंडम वेरिएबल है कि नहीं और सिग्मा फील्ड अगर गिवन हो, तब जाके ये करना है आपको। अगर सिग्मा फील्ड की जिक्र ही नहीं है तो जस्ट हमें इतना ही चेक करना पड़ेगा कि रैंडम वेरिएबल शुड बी अ फंक्शन फ्रॉम ओमेगा टू आर, मतलब x जस्ट सैंपल स्पेस के ईच आउटकम को मैप करता हो किसी रियल नंबर पे, तो इतना एनफ है रैंडम वेरिएबल चेक करने के लिए अगर सिग्मा फील्ड नहीं गिवन है तो, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सो अभी मैंने आपको बस इतना एक्सप्लेन किया कल की क्लास में और आज की क्लास में, बस हमने अभी बस आपको यही एक्सप्लेन किया है कि रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन क्या है, और कोई फंक्शन अगर डिफाइंड है तो कैसे चेक करेंगे वो रैंडम वेरिएबल है कि नहीं है, ठीक है ना। अभी मैं ये डेफिनेशन लिखता हूँ क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का, सीडीएफ का डेफिनेशन लिखता हूँ। सो क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, अभी मैं लिखना है क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो इसके डेफिनेशन पे आते हैं। इसको शॉर्ट में सी डी एफ कैपिटल या स्मॉल
ऑफ रैंडम वेरिएबल x। तो मुझे डिफाइन करना है CDF की डेफिनेशन क्या है। एक रैंडम वेरिएबल x है, सो उसके CDF को हम डिफाइन कैसे करते हैं बताइए आप लोग। ये भी एक फंक्शन है, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी एक फंक्शन है, रैंडम वेरिएबल भी एक फंक्शन है। तो प्रोबेबिलिटी का डोमेन था सिग्मा फील्ड या सिग्मा अलजेब्रा, रैंडम वेरिएबल का डोमेन था सैंपल स्पेस ओमेगा। अब ये CDF है, ये भी एक फंक्शन है, तो डिफाइन करो, बताओ CDF का डोमेन क्या होगा। हाउ डू यू डिफाइन CDF डेफिनेशन? if x be a random variable and it will be a random exponent e, then the CDF of x is a function of real variable which is denoted by fx and it is defined by fx equal to q with equal. ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लेट ओमेगा, अब ऐसे मैं सिग्मा फिर लिखना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है, अब चलो ओमेगा कॉमा g कॉमा p। तो ओमेगा है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, g इज द सिग्मा अलजेब्रा या सिग्मा फील्ड, p इज द प्रोबेबिलिटी फंक्शन। सो दिस बी अ, इसका बोलते हैं प्रोबेबिलिटी स्पेस। तो तीनों एक साथ है, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी स्पेस। सो दिस इज अ प्रोबेबिलिटी स्पेस, जैसे वेक्टर स्पेस, बनाक स्पेस, बहुत सारे स्पेस है मैथमेटिक्स में, उस तरह से आगे जाके एनालिसिस में। सो दिस बी अ प्रोबेबिलिटी स्पेस, ठीक है। सो ये एक प्रोबेबिलिटी स्पेस है। सो अ फंक्शन, सो CDF एक फंक्शन है जिसका डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है। सो अ फंक्शन f, मैं fx नोटेशन यूज करूंगा, तो यहाँ सफिक्स में x लिखने का मतलब है कि x रैंडम वेरिएबल का CDF है, यहाँ y लिखूंगा तो y का CDF है। सो ये एक फंक्शन है R to R, ठीक है। सो CDF इज अ फंक्शन, अगर आप यहाँ पे 0 to 1 कर दोगे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये अगर आप चाहो तो 0 1 इसका रेंज होता है, R कोडोमेन था, तो जरूरी नहीं कोडोमेन और रेंज इक्वल हो, है ना, रेंज सबसेट होगा कोडोमेन का। तो इफ यू राइट 0 to 1 दैट इज आल्सो ओके, इफ यू राइट R to R दैट इज आल्सो ओके, ठीक है, 0 to 1 ही रह देता। तो क्योंकि रेंज कभी भी इसका 0 1 से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के थ्रू डिफाइन होता है, प्रोबेबिलिटी के थ्रू ही है, तो कभी बाहर तो जाएगा नहीं 1 से। तो ऐसा लिख देता हूँ। तो a function fx from R to R, this is called CDF of x if and only if। तो इसका जो डेफिनेशन है वो ऐसा है, तो जो CDF का स्मॉल x पे डिफाइन कर रहे हैं, तो ये होगा प्रोबेबिलिटी कैपिटल X लेस देन इक्वल टू x। अब ये है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो बस मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ये वही चीज़ है जो हमने वहाँ लिखा था। सो मीन्स अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ, दैट इज दूसरे तरीके से लिखूंगा, सो दिस इज नथिंग बट दिस इज set of omega belongs to capital omega such that x omega less than equal to x, ये वही वाला सेट है। या और ठीक से लिखोगे, so this is the probability of x inverse minus infinity to x, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। और ये हर रियल नंबर पे डिफाइंड है, डोमेन इसका रियल नंबर है, so this is defined, so that is CDF of x, है ना। तो आसान है याद रखना, ये वाली चीज आपके लिए आसान होगा याद रखना जी। सर आपने जो एनालिसिस लिखा है ना, हाँ उसमें से ना आरोरा बोलते हैं किताब में ये माइनस इनफिनिटी लेस देन इक्वल टू x लिखा है, मैं थोड़ा सा बात माइनस इन्फिनिटी लेस देन इक्वल टू, लेस देन कैपिटल x लेस देन इक्वल टू, हाँ वही चीज है ना। अरे ये तो ऑब्वियस पार्ट है ना। ये बताओ मुझे, अगर मैं लिख रहा हूँ कि x लेस देन इक्वल टू x, तो मोर देन व्हाट, हाँ कुछ नहीं तो ऑब्वियस है वो, दिस इज द ऑब्वियस पार्ट। जैसे अगर मैं लिखा लेस देन, तो यहाँ पूछे मोर देन क्या था, कुछ नहीं है तो माइनस इन्फिनिटी होगा, ये चीज दैट इज आल्सो फाइन, तो वो ऑब्वियस है। सो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, है ना, तो ऐसा लिख लो, सेम ही चीज है। ये लिखने का मतलब ऑब्वियसली ये है ना। जैसे हम लोग कहीं लिखते हैं कि x 2 से छोटी है, तो ये ऑब्वियस माइनस इन्फिनिटी बड़ी होगी, या कहीं लिखता है x मोर देन 1 है, तो ये ऑब्वियस है प्लस इन्फिनिटी छोटी होगी, तो ये ऑब्वियस पार्ट है, ठीक है ना। अगर नहीं लिखा हुआ है तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये लिखो, या आप जस्ट x लेस देन 2 लिखो, ये लिखो या जस्ट x मोर देन 1 लिखो, सेम ही चीज है, ठीक है जी। तो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। एक बार चेक कर लो, जिनको डाउट है बताओ, कुछ पूछना हो इसमें
तो इनडायरेक्टली आप उस सैंपल स्पेस के आउटकम की प्रोबेबिलिटी निकालोगे जिसके करस्पॉन्डिंग कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स होगा, ठीक है। तो ये सीडीएफ का डेफिनेशन हो गया सिंपल। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे जो पहले लिखा था वही एग्जांपल लिखता हूं मैं। तो पहला क्वेश्चन है, a coin is tossed once and x is the number of heads obtained, ठीक। तो आपसे पूछेगा देन सीडीएफ, शॉर्ट में सीडीएफ लिखूंगा, क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स इज। तो आप लोग निकाल के बताइए क्या आएगा। ये भी इस तरह से डिफाइन करना पड़ेगा जैसे हम लोग को डिफाइन कर रहे थे। निकाल पाओगे? बताओ कोई आंसर, इजी है वैसे तो। सीडीएफ के आगे भी खूब जरूरत पड़ेगी, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन में और आगे जरूरत पड़ेगी। हाँ तो वो तो सेट था, अब उसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है। तो लेस देन जीरो में फाइव की प्रोबेबिलिटी जीरो, है ना। अब उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं लिखनी है हमें। हाँ, और x मोर देन इक्वल टू जीरो है, सो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी वन। तो वही चीज है जो हम लोग निकाल रहे थे, x लेस देन इक्वल टू x, ये जो सेट था हमारा, या ओमेगा बिलोंग्स टू ओमेगा, है ना, यही था x ओमेगा लेस देन इक्वल टू x, या यही चीज था x इनवर्स माइनस एन टू x, जो क्वांटिटी हम निकाल रहे थे। अब इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो जो हम लोग अभी तक देख रहे थे कि इसका रेंज तो, है ना, तो हम लोग ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि नंबर ऑफ हेड्स हैं, तो इसका जो सैंपल स्पेस है वो h t है, तो x की वैल्यू एक बार 1 एक बार 0 आएगी, तो दो ही पॉसिबल वैल्यू है। तो यहाँ हमने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है लास्ट क्लासों में, तो ये 5 आता है और x मोर देन इक्वल टू 0 पे सिग्मा आता है। तो अगर मुझे सीडीएफ निकालना है तो इसी की प्रोबेबिलिटी लगा देंगे बस, इस पे आप प्रोबेबिलिटी यूज कर लीजिए। तो लेस देन 0 पे एम्प्टी सेट की प्रोबेबिलिटी 0, ये तो ये सीडीएफ आ गया इस रैंडम वेरिएबल का, सिंपल। अगर मैं उसी तरीके से कराता तो सिंपल वही तरीका है हमारे पास कि, है ना, सो x करस्पॉन्डिंग टू h इज 1, x करस्पॉन्डिंग टू t इज 0, ठीक है। तो x करस्पॉन्डिंग टू h इज 1, x करस्पॉन्डिंग टू t इज 0, सो सीडीएफ आपका ये आ जाएगा। डन ना? इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। सीडीएफ इसी की प्रोबेबिलिटी लगानी है, जस्ट हम प्रोबेबिलिटी लगा देंगे x लेस देन इक्वल टू x, जैसे यहाँ पे लिखा था 5 की प्रोबेबिलिटी 0, इसकी 1, सेम है x लेस देन 0। दूसरा एग्जांपल देखो, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है कि मान लो जब ये x डिफाइन किया था मैंने, नंबर ऑफ टेल्स ऑब्टेन, ठीक। तो फिर से वही आपसे पूछेगा सीडीएफ ऑफ x इज, बताइए क्या क्या होगा। और ओके, तो 0 when x less than 0, 1/4 when x more than equal to 0 less than 1, 3/4 when x is more than equal to 1 less than 2, and 1 when x is more than equal to 2। सो जब हम x रैंडम वेरिएबल चेक कर रहे थे, ये हम सेट लिख रहे थे यहाँ पे, अब उस सेट की हम प्रोबेबिलिटी लिखेंगे यहाँ पे। ये कंडीशन सेम ही रहेगा, जो रैंडम वेरिएबल में कर रहे थे कंडीशन यहाँ पे सेम ही रहेगा, जस्ट यहाँ प्रोबेबिलिटी यूज करने हैं आपको। ठीक है, देखो जैसे भी वो क्वेश्चन लिखता हूँ जो गेट में आया था, अब मैं उसकी बात करता हूँ। जैसे अगर वहां पे लिखेंगे तो उसमें क्या बोला हुआ है उन्होंने, तो वहां पे एक्चुअली ओमेगा जो था पूरा सेट था, कोई दिक्कत नहीं। तो
हाँ हाँ मिल जाएगा, सीडीएफ निकालने वाले बहुत सारे, सीडीएफ चेक करने वाले क्वेश्चन मिलेंगे, वो मैं बताऊंगा, वो अगला थ्योरम पे है। जब कोई फंक्शन दिया होता है और पूछता है सीडीएफ है कि नहीं, तो उसके लिए एक अलग कंडीशन, एक थ्योरम है, वो मैं लिखाऊंगा अभी। 4 कंडीशन चेक करना होता है, अभी हमने वो लिखा नहीं, अभी जैसे मैंने डेफिनेशन लिखा है। कई बार क्या होता है, डेफिनेशन बहुत जगह यूज नहीं होता है डायरेक्टली, तो डेफिनेशन फिर थ्योरम्स, हम लोग थ्योरम इतनी बार यूज करते हैं कि थ्योरम याद रहता है हमें। जैसे वो आप लोग को याद होगा कि सीडीएफ इन्फिनिटी पे 1 होता है, वहाँ इन्फिनिटी पे 0 होता है, नॉन डिक्रीजिंग राइट कॉन्टिन्यूअस, वो आगे अभी लिखूंगा, उस पर क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये जो मैंने डेफिनेशन लिखे हैं ये तब यूज होगा जब आपको सीडीएफ निकालना हो। हाँ जी। सीडीएफ का वैल्यू क्या प्रोबेबिलिटी का वैल्यू जैसे 0 से 1 तक लाई करना जरूरी है क्या? हाँ क्योंकि प्रोबेबिलिटी है ना, तो 1 के बाहर तो हो ही नहीं सकता ना, बिकॉज हमने क्या लिखा, ये प्रोबेबिलिटी है, और वी नो द प्रोबेबिलिटी कैन नॉट एक्सीड 1, राइट, इसी की वैल्यू लिख रहे हैं हम लोग। x कैन बी एनी रियल नंबर, बट इसकी प्रोबेबिलिटी तो सीडीएफ है, तो प्रोबेबिलिटी कभी 1 को एक्सीड कर नहीं सकती है ना, तो इसलिए हमने 0 से 1 में लिखा है। सो कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा हो नहीं सकती, तो इसीलिए सीडीएफ में कभी भी 1 से ज़्यादा वैल्यू आएगी नहीं, वो कोई भी फंक्शन लिखा होगा उसका रेंज 1 से कम ही रहेगा, या 1 हो सकता है एट मोस्ट। तो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी कैन नॉट एक्सीड 1, तो सीडीएफ की वैल्यू कभी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ये। आप 10 में दिया है हाँ अच्छा ठीक है। प्रोबेबिलिटी 0 से 1 होता है, जी 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 पूछता है सब ऑब्जेक्टिव पूछता है सब वो पूछा। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मान लो अभी एक क्वेश्चन था कि 0, आपका क्या था वहाँ सैंपल स्पेस आया था ना, 0 से 2 दे रखा था, और x ओमेगा ऐसे डिफाइन कर रखा था। ये वही क्वेश्चन जो अभी गेट काम चेक कर रहा था, रैंडम वेरिएबल है कि नहीं है, तो तो यहाँ पे क्या करना आपको कि 0 क्या था, 1 और 2 था आई थिंक, 1 और 2, सो ये ओमेगा बिलोंग्स टू, ये था 0 to 1, और ये था ओमेगा बिलोंग्स टू 1 to 2, यही था। अब मैं अगर यहाँ पे क्या करूँ, अगर आप लोगों से मैं पूछूं कि व्हाट इज द सीडीएफ ऑफ x, अभी आपने चेक किया था x रैंडम वेरिएबल है और y रैंडम वेरिएबल नहीं था। यहाँ पे सिग्मा फील्ड अगर मैं लिख दूं, तो सिग्मा फील्ड उन्होंने दिया था आपको 5 0 1, फिर 1 से 2, और फिर ये ओमेगा, ये सिग्मा फील्ड दिया था। अब आपसे पूछ रहा है सीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल x क्या होगा, बता पाएंगे आप इस क्वेश्चन में? बताइए, क्योंकि रैंडम वेरिएबल है तो इसके पास सीडीएफ रहेगा। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी डिफाइन करनी पड़ेगी, तो हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ओके सबको समझ आ रहा है, देखिए तो ठीक है ना। सो सिंपल यहाँ पे क्या करना है, ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी है ना, क्या होता है वहां पे हम लोग, अगर यहाँ प्रोबेबिलिटी डिफाइन नहीं किया है क्या होगा, सो प्रोबेबिलिटी हम लोग है ना ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे, लेंथ ऑफ द इंटरवल। तो यहाँ पे जैसे x की पॉसिबल वैल्यू है ना, x यहाँ पे जो सपोर्ट है, अगर मैं बात करूँ रेंज ऑफ x की, सो रेंज ऑफ x यहाँ पे 1 या 2 है, मतलब जस्ट सेट कंटिन्यू 1 2 है, तो इसको आप ब्रेक करेंगे तो ये पॉसिबल x लेस देन 1 हो सकता है, मोर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2, मोर देन इक्वल टू 2, ये वाली चीज़ है। सो है ना, एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं, हम इधर इक्वलिटी लगाता हूँ इधर नहीं लगाता हूँ, इसकी वजह है, तो आगे जाके समझ आएगा कि हम यहीं पे हर बार इक्वलिटी क्यों लगाता हूँ, इस तरफ क्यों नहीं लगाता। नोटिस किया होगा जब भी मैं लिखता हूँ ना, ये मैं या किसी किताब में भी आप देखेंगे यही करता है, मैं भी यही कर रहा हूँ, सब लोग यही करते हैं। तो उसकी वजह ये है कि आगे जाके हम लोग देखेंगे कि सी डी एफ इज अ राइट कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो इसलिए शुरू से ही उसको हम एज ए प्रैक्टिस में यूज कर रहे हैं। तो राइट कॉन्टिन्यूस, लेफ्ट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस का 2 टाइप हो गया, ब्रेक कर दिया, लेफ्ट कॉन्टिन्यूस, राइट कॉन्टिन्यूस। तो सी डी एफ एक राइट कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, तो पॉइंट पे और राइट हैंड लिमिट को हमें इक्वल रखना पड़ता है, इसलिए ऐसा करते हैं।
देखिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x लेस देन 1 है, तो x लेस देन 1 है तो हमारे पास, अगर वो सेट आपको याद हो, मैंने सेट लिखा था उस समय, है ना, इफ यू रिमेंबर, सो मैंने ये वाला आपको लिख के दिखाए थे उस क्वेश्चन में, एम्प्टी अगर x लेस देन 1 है और ये 0 1 आया था, अगर x मोर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2 है, ओमेगा x मोर देन इक्वल टू 2 है, ये लिख के दिखाया था हमने इसके लिए। अब इसी में प्रोबेबिलिटी लगा देना है बस मुझे, है ना, दिस इज नथिंग बट x लेस देन इक्वल टू x, सो ओमेगा सच दैट x लेस देन इक्वल टू x, सो इसकी प्रोबेबिलिटी 0। अब 0 1 इंटरवल की प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी हम ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं, मतलब लेंथ, अगर सैंपल स्पेस मान लो इंटरवल है तो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी ना 1 होगी, मतलब लेंथ लेंगे हम लोग, तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी लेंथ ऑफ ई अपॉन लेंथ ऑफ सैंपल स्पेस, सो यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये इसका लेंथ क्या है, 0 1 का है, तो लेंथ 1 है, सैंपल स्पेस का लेंथ कितना है 2 है, और 2 है तो ये 1 हो जाएगा, तो ये इसका CDF आ गया इस रैंडम वेरिएबल का। ठीक है जी, देख लीजिए। आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा, जैसे अभी हम लोग एक क्वेश्चन लिख रहे थे कि मान लो 3 या 4 था, अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड, है ना, ये वाला क्वेश्चन अभी लिख रहे थे कि हमने पेयर ऑफ डाई को रोल किया, सो यहाँ पे सैंपल स्पेस वी ऑल नो ये 1 1 से लेके 6 6 तक हो जाता है, और x मैंने डिफाइन किया था सम ऑफ आउटकम्स ऑब्टेन्ड, ये हो गया हमारा, सो x इज सम ऑफ आउटकम्स ऑब्टेन्ड, सो यहाँ हमने रेंज ऑलरेडी देखा था, सो रेंज इज एक्चुअली 2 से लेके 12 तक है। अब हमें CDF बताना है, CDF ऑफ x, सो fx ऑफ x, सो यहाँ से 2 से 12 तक है, सो अब क्या करना पड़ता है हमें, फिर से यहाँ x लेस देन 2, फिर x मोर देन इक्वल टू 2 लेस देन 3, x मोर देन इक्वल टू 3 लेस देन 4, x मोर देन इक्वल टू 4 लेस देन 5, अब ये चलता रहेगा, पूरा लिख भी सकते हैं हम लोग चाहें तो, सो जैसे अगर लिखेंगे पूरा, अगर लिख दूं मैं यहाँ पे, so, क्या बनेगा, x more than equal to 5 less than 6, x more than equal to 6 less than 7, x more than equal to 7 less than 8, more than equal to 8 less than 9, less than 10, x more than equal to 10 less than 11, and further ये जो x है more than equal to 11 less than 12 and x more than equal to 12, तो 12 से आगे रेंज में वैल्यू नहीं है तो ये हो जाएगा। अब इसको मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा, सो यहाँ से आपको ये लिखना है, अब x लेस देन 2, तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2 से स्टार्ट होती है तो कोई भी इवेंट नहीं आएगा, तो ये एम्प्टी सेट होगा। x मोर देन इक्वल टू 2 लेस देन 3, सो x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में, तो x कोई फिक्स नंबर अभी है, और हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, वी आर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x, इसका मतलब स्मॉल x हमने अगर फिक्स किया 2 और 3 के बीच 2.5, तो कैपिटल X लेस देन 2.5, तो x बराबर 2 ओके हो जाएगा, मतलब x बराबर 2 सेटिस्फाई करेगा, तो x इक्वल टू 2 पे कितने आउटकम देखना है, कितने आउट, जस्ट एक आउटकम है, तो ये 1/36, ये 0 हो गया, 5 था ना तो 0 हो जाएगा ना, तो ये 0 था, एक आउट ऑफ 36, अगला आप देखेंगे x को, है ना, तो 3 आउटकम यहाँ आ जाएंगे, फिर अगला, सो देखना है सम 2 हो 3 हो 4 हो, ज्यादा होगा चेक करो, है ना, सो सम 2 वाले भी आएंगे, सम 3 वाले भी आएंगे, सम 4 वाले भी आएंगे, तो ये है, तो अब चेक कर लेना एक बार काउंट करके कि जैसे यहाँ पे है तो सम 2 3 4 है ना, तो 5 वाला इंक्लूड हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 12, तो ऐसे ही ऐड करो 11, मैं पूछ रहा हूँ पता नहीं मुझे, हाँ नहीं, चलो मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखा देता हूँ एक दो, जैसे तुमसे अगर पूछा जाए, हाँ हाँ वो इंक्लूड, एक्चुअली तुम्हारा भी वही कंफ्यूजन है तुम्हें, चलो एक एग्जांपल का दिखा देता हूँ, अगर तुमसे मैं पूछ रहा हूँ CDF ऑफ x एट 4, चलो एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें क्या पूछ रहा हूँ, CDF ऑफ x एट 4, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 4, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे,
सो x लेस देन इक्वल टू 4 है, सो इसका मतलब है इसका मतलब है कि x की वैल्यू 2 3 4 सब इंक्लूड होगा। x क्या था, सम ऑफ द आउटकम्स। तो बताओ सम 2 वाले कितने आउटकम है, 1 1 1 वाला। सम 3 वाले कितने हैं, 1 2 2 1। 4 वाले कितने हैं, 1 3 3 1 2 2। तो 3 2 5 1 6 हो गया ना। तो ये आ गया टोटल 6 आउट ऑफ 36। समझो, इसको तुम्हें ऐसे समझना पड़ेगा। सो यहाँ क्या है, प्रोबेबिलिटी x बराबर 2 प्लस जो एक ज्योमेट्रिक डेफिनेशन कहता है कि एक एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी निकालो, 3 एंड 4। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे। सो ये 1/36 है, ये 2/36 है, ये 3/36 है। सो यहाँ पे 6/36 क्यों आया, ये मैं प्रूव कर रहा था, चेक करो। तो यहाँ नहीं एक्चुअली आप लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंट पे कर रहे हैं, वही तो समझना है, यही तो समझना है आपको। अब यहाँ क्लास में यही समझना है आपको क्या करें। कुमुलेटिव का मतलब क्या होता है, मैं तभी समझाया था कि जो भी सेट था वो सबसेट है। यहाँ क्या होगा, ये यहाँ आएगी, फिर इसको इसमें प्लस एक्स्ट्रा ऐड होता चला जाएगा। तो होता क्या है, 0 से स्टार्ट हुआ है और ये प्रोबेबिलिटी 1 तक जाएगी, ये लास्ट में जो ना 1 आ जाएगी, बीच में ऐड होता है, ये यहाँ ऐड होगा, ये वहाँ ऐड होगा, ये ऐड, ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, एटलीस्ट नॉन डिक्रीजिंग होगा। ये नॉन डिक्रीजिंग मतलब या तो कांस्टेंट हो सकता है या इंक्रीजिंग होगा। तो ये हमेशा ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो पुराने वाले भी ऐड होंगे और आगे भी कुछ टर्म ऐड होंगे, ये देखना है आपको। सो जैसे अब मैं अगर ये यहाँ बात कर रहा हूँ कि x मैंने 5 से ले लिया, तो सम 5 कब कब हो सकता है, 2 3 3 2 फिर 1 4 4 1 4 जी। तो 4 आउटकम ऐड हो जाएंगे, तो 6/36 तो आएगा ही, प्लस 4 आउटकम और ऐड हो गए, तो 6 + 4 10/36। अब जैसे अगला है सम है मोर देन इक्वल टू 6, तो देखो सम 6 वाले कितने आउटकम है, 5 आउटकम है, तो ये 15/36। अब ये आएगा ही साथ में सम 7 वाले कितने हैं, ये देखना पड़ेगा। तो ये आपका 21/36 हो गया। फिर सम 8 वाला ऐसे कर कर, हाँ 28 या 20, चेक कर लो एक बारी, सम 8 वाले कितने आउटकम है, 20 है ना, 5 होंगे ना, 5 ही होंगे, चेक कर लो, क्योंकि 1771 नहीं आएगा, तो 5 ऐड कर देंगे इसमें, 26/36। ऐसे ही 9 वाले देख लो कितने हैं, तो ये आपका 30/36 हो गया। सम 10 वाला 33/36 और सम 11 वाला, तो ये आ गया 35/36, फिर 1 हो जाएगा। सो 35/36 लास्ट में 36/36 जो कि 1 हो जाएगा। देखो तो ये वाला तरीका है। सो ये हमने पूरा सीडीएफ लिख एक पॉइंट लिख दिया, वहां में सेट नहीं लिखा था क्योंकि सेट बहुत लेंथी होता लिखना, यहाँ प्रोबेबिलिटी लिखा जा सकता है, तो हमने इस तरह से सीडीएफ लिखे। तो सीडीएफ हमेशा नॉन डिक्रीजिंग है, 0 से स्टार्ट हुआ 1 तक गया, है ना, तो 1 के आगे कभी नहीं जाएगा। तो इस तरह से 1 है, इसके लिए x मोर देन इक्वल 12 पे है। सो ऐसा है, तो मैप कर लेना उसको, थोड़ा सा नीचे कर दो इस तरह से। तो वैसा चलता रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप सीडीएफ लिख पाओ। तो अभी जो सीडीएफ लिख रहा था मैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का लिख रहा था। अब एक तो क्वेश्चन होता है कि आपको सीडीएफ निकालना पड़ता है, जैसे अभी निकाल रहे हैं। एक क्वेश्चन इस तरह के आते हैं एग्जाम में कि एक फंक्शन दिया है, अब आपको चेक करना है कि वो सीडीएफ है कि नहीं है, तो वो मुझे लगता है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना पड़ेगा। सो है ना, कि कोई फंक्शन दिया है, अब चेक करना है कि वो सीडीएफ है कि नहीं है। जैसे बहुत है ना इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में खूब आते हैं कि सीडीएफ। तो एक आता है वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, फिर उसकी बात करेंगे। सो यह एक थ्योरम है, मैं लिख देता हूँ, अगले क्लास में यही से कंटिन्यू करूंगा। सो अ फंक्शन f, ठीक है ना, एक फंक्शन f है, r201 बोल दो या r2r, मुझे इतना टेंशन नहीं है, हम r2r लिखेंगे तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि कोड में आप एक्सटेंड कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अ फंक्शन r2r इज एक कोई भी फंक्शन है, यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सीडीएफ ही है, मैं बोल रहा हूँ कोई भी फंक्शन है r2r में, इज CDF ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इफ एंड ओनली इफ, तो ये भी इफ एंड ओनली इफ है। तो
तो यहाँ पे 4 कंडीशन है कि उस फंक्शन पे इन्फिनिटी रखने पे 1 आएगी, तो इसका मतलब एक्चुअली ये है कि लिमिट x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी CDF ऑफ x इज 1। तो हम लोग नोटेशन ई बुक में भी ऐसे ही लिखता है, लेकिन इसका मीनिंग ये है, ये नहीं कि x बराबर इन्फिनिटी कर दिया, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, तो ये लिखने का एक्चुअल मतलब ये है, ठीक है। दूसरी कंडीशन आती है कि माइनस इन्फिनिटी पे 0 होनी चाहिए, तो मतलब वही है यहाँ पे कि लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी शुड बी 0। तीसरा कंडीशन आता है कि ये जो f है इज राइट कॉन्टिन्यूअस, राइट कॉन्टिन्यूअस ऑन R। आप लोग कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जानते हैं, तो मैं किसी पॉइंट पे फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस कब बोलूंगा? और पॉइंट पे वैल्यू, ठीक है। सो समझो आप, लेफ्ट हैंड लिमिट, वैल्यू एट अ पॉइंट एंड राइट हैंड लिमिट, अगर तीनों इक्वल है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ मैंने कॉन्टिन्यूअस नहीं बोला, यहाँ मैंने क्या वर्ड यूज किया है? राइट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट का कोई काम नहीं है, तो यहाँ बस मुझे चेक करना है कि फंक्शन की वैल्यू एट अ पॉइंट एंड फंक्शन की राइट हैंड लिमिट ये दोनों इक्वल होने चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। म्यूट कर लो आशीष। हाँ, सो यहाँ से क्या आ जाएगा? तो हमने लिखा राइट कॉन्ट, हाँ, तो यहाँ आ जाएगा दैट इज, अगर मैं ऐसा लिख दूं कि दैट इज CDF एट राइट हैंड लिमिट एट अ पॉइंट एंड CDF एट एग्जैक्टली एट अ पॉइंट, या फंक्शन इक्वल है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो इसका मीनिंग ये है कि प्लस लिखने का मतलब राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना। तो जी हाँ, वही सेम चीज है, x प्लस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन भी लिख सकते है ना। जैसे हम लोग लोअर क्लास में ऐसा लिखते थे ना, या मैं ऐसा लिखूं कि x या a पॉइंट पे लिख दूं मैं यहाँ पे कुछ किसी एक पर्टिकुलर x की जगह a लिख दूं मैं यहाँ पे, और a बिलोंग्स टू R कर दूं, तो यहाँ x टेंड्स टू a प्लस fx बराबर CDF एट a। तो इस चीज को ऐसा भी आप लोग लोअर क्लास में लिखते थे, सेम चीज है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि मैं ऐसा लिख दिया ना, CDF एट a प्लस CDF एट a होल्ड्स फॉर ऑल a बिलोंग्स टू R। और अगला है f इज नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन R, नॉन डिक्रीजिंग ऑन R। अब नॉन डिक्रीजिंग क्या होता है? तो जरूरी नहीं है फंक्शन है ना डिफरेंशिएबल हो, अगर डिफरेंशिएबल होगा तो f डैश x मोर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो वो इंक्रीजिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे मतलब ये है कि CDF की वैल्यू ऐसा होगा, सो इफ मान लो x1 लेस देन x2 है, implies f at x1 लेस देन इक्वल टू, है ना, ये डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं, यहाँ मैंने डेफिनेशन नॉन डिक्रीज, ये राइट कॉन्टिन्यूअस का डेफिनेशन लिखा है, ये a कर दिया बाद में, पहले x लिखा था वही a कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर x1 लेस देन x2 है, then fx1 लेस देन इक्वल टू fx2 फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू R। तो अगर ऐसा होगा तो ऐसा होना चाहिए, और इसी को बाद में ऐसा भी लिख सकते हो कि अगर डिफरेंशिएबल है तो f डैश x मोर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, तो भी ओके है। अगर डिफरेंशिएबल है तो उसका डेरिवेटिव मोर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो ये 4 कंडीशन हमें चेक करना पड़ता है, और ये इफ एंड ओनली इफ है, तो जो भी फंक्शन इसको सेटिस्फाई करेगी वो CDF होगी, जो CDF होगी वो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो जितने CDF हमने लिखे तुम चेक कर सकते हो, जैसे हमने अभी CDF निकाले ना कुछ, तुम चेक कर सकते हो ये जो है ये वाली चीज ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होगी, और इसीलिए हम यहाँ इक्वलिटी लगाते हैं ताकि x बराबर 4 पे और x मोर देन 4 पे, मतलब 4 पे राइट हैंड लिमिट और 4 पे वैल्यू दोनों इक्वल आनी चाहिए। मैं तुम्हें कह रहा था ना कि यहाँ इक्वलिटी में यहाँ क्यों नहीं लगाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लगाऊंगा तो ये लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, राइट कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो राइट कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए हमें यहाँ पे इक्वलिटी लगानी पड़ती है, इसलिए हम राइट कॉन्टिन्यूअस बनाते हैं, इसलिए इसकी वजह से तभी राइट कॉन्टिन्यूअस होगा, अदरवाइज उधर लगा दोगे तो राइट कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है ना। तो यही स्टॉप करते हैं आज, मैं कल यही से स्टार्ट करूंगा। तो जैसे लास्ट क्लास में रैंडम वेरिएबल स्टार्ट किया था,
आज रैंडम वेरिएबल किया हमने, फिर सीडीएफ निकालना सीखा, सीडीएफ का डेफिनेशन देखा। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे इस फंक्शन को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोलते हैं, तो हालांकि सेम ही है ये। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी इसको बोलते हैं। तो सीडीएफ को डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कई जगह देखो बुक में सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखा रहेगा, मतलब वो सीडीएफ ही है एक्चुअली, ठीक है। तो सीडीएफ और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मतलब सेम ही है, इफ एंड ओनली इफ है। तो इसको मैं अगले क्लास में यहीं से कंटिन्यू करूंगा, सीडीएफ से ही। तो अभी के लिए स्टॉप करते हैं, गेट की क्लास हो गई अभी, तो जिनको अटेंड करना हो रुक सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं। थैंक यू। तो गेट में अभी प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास है आज रैंडम वेरिएबल का। हाँ, रैंडम वेरिएबल खत्म हो चुका है, बेसिक्स।